नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हम हमेशा ही आपसे उन्नत, प्रगतिशील, आधुनिक खेती की बातें करते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। लेकिन ये आधुनिक खेती क्या आधुनिक यंत्रों के बिना संभव है? नहीं ना। अब देखिए ना, जैसे कोई टेलर बिना सिलाई मशीन के काम नहीं कर सकता, वैसे ही कृषि के क्षेत्र में कृषि यंत्रों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और ये कृषि यंत्र जो खेती के काम में आपकी इतनी मदद करते हैं, उनकी सही देखभाल भी उतनी ही ज़रूरी है ताकि वो लंबे समय तक इसी तरह से आपका साथ देते रहें। कृषि यंत्रों का रखरखाव किस तरह से किया जाए, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है खबरें खेती की और मंडी भाव का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख समाचारों पर। सिंचाई जल का समुचित प्रबंधन, सस्य क्रियाओं से एकीकृत कीट प्रबंधन, गहाई यंत्र थ्रेशर का सुरक्षित संचालन, मिर्च में थ्रिप्स की रोकथाम, आलू की खुदाई में आवश्यक सावधानी। पानी के दक्षतापूर्ण उपयोग द्वारा फसलों की उचित वृद्धि एवं विकास के लिए भूमि में नमी का सही मात्रा बनाए रखना ही जल प्रबंधन कहलाता है। जल की खपत का अधिकांश भाग कृषि पर ही व्यय होता है और हमारी कृषि सिंचाई आधारित है। जल का कुशल प्रबंधन, दक्षतापूर्ण उपयोग न होने से किसान भाइयों को सिंचाई के पानी का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। सिंचाई के पानी की भारी मात्रा का खेत में पहुंचने से पहले बीज में नष्ट हो जाना, खेत में आवश्यकता से अधिक जल भराव की स्थिति, समय पर सिंचाई न होना, सतही विधियों में अधिक अपवाह होना इत्यादि कुशल सिंचाई प्रबंधन की राह में बाधक हैं। किसान भाई सिंचाई जल का दक्षतापूर्ण उपयोग सिंचाई की उन्नत तकनीक ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अपनाकर कर सकते हैं। सस्य क्रियाओं का एकीकृत नाशी कीट प्रबंधन में विशेष महत्व है। कीट प्रबंधन में इस घटक के ऊपर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होता है एवं यह पर्यावरण को सुरक्षित अधिक टिकाऊ बनाता है। एकीकृत कीट प्रबंधन के प्रमुख उपायों में सही किस्मों का चुनाव, बुआई एवं रोपाई के समय में परिवर्तन, कीट प्रपंच, फसल चक्र व अंतर्वर्ती फसलों का सही चुनाव आदि शामिल हैं। इसके अलावा अवरोधी एवं सहनशील किस्मों का चयन, फसल चक्र, बुआई व पौध रोपण का सही समय, गर्मी की जुताई, अंतः फसलीकरण एवं कीटों का आकर्षित करने वाली दूसरी फसलों की बुआई करना चाहिए। फसलों की गहाई के लिए थ्रेशर महत्वपूर्ण कृषि यंत्र है। थ्रेशर का रखरखाव सही ढंग से करके इससे भरपूर लाभ लिया जा सकता है। थ्रेशर का उपयोग केवल 1-2 महीने होता है। थ्रेशर के रखरखाव के लिए थ्रेसिंग के पश्चात थ्रेशर को कुछ समय तक खाली चलाना चाहिए, जिससे उसमें बचे हुए फसलों के डंठल और दाने बाहर निकल जाएं। थ्रेशर को शक्ति स्रोत खोलकर अलग रखना चाहिए। छलनियों से भूसा एवं दाने निकाल लेने चाहिए। सही रबर की ब्लेड वगैरह निकाल देना चाहिए और टेग लगाकर सुरक्षित स्थान पर रखें। थ्रेशर की छलनियों को साफ करके रखना चाहिए। उपयोग के पहले पुर्जों की मरम्मत या बदली करनी हो तो कर लेना चाहिए। थ्रेशर पर ग्रीस भरनी हो, उन्हें मिट्टी के तेल से साफ करके गहाई शुरू करने से पहले ग्रीस भरें। थ्रेशर को ऐसे स्थान पर रखें जहां पर पानी नहीं पड़ता हो। थ्रिप्स मिर्च में लगने वाला प्रमुख कीट है। इस कीट के बच्चे और वयस्क पत्तियों का रस चूसते हैं, जिसके फलस्वरूप पत्तियां सिकुड़ जाती हैं तथा फसल कमजोर हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड या एसिडामिप्रिड 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या 4 से 5 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर 2 छिड़काव करें। दूसरी छिड़काव में दवा अवश्य बदल दें। ऐसा करने पर मिर्च में लगने वाले थ्रिप्स को आसानी से रोका जा सकता है। आलू की फसल अत्यधिक लाभ देने वाली आवश्यक है कि आलू की खुदाई से लेकर भंडारण तक सावधानियां रखी जाएं, जिसके लिए आवश्यक है कि खुदाई के समय मिट्टी में नमी की मात्रा अधिक नहीं होना चाहिए, जिससे आलू के कंदों पर मिट्टी चिपकने से बचाया जा सके। खुदाई के पश्चात आलू को 2 घंटे तक खेत पर रहने दें, जिससे छिलका कंदों पर मजबूती से चिपक जाए। इसके पश्चात कंदों को एकत्रित करें। आलू की खुदाई के पूर्व अंगूठे से रगड़कर देख लें, छिलका कच्चा हो तो कुछ दिन बाद खोदें। आलू की खुदाई आधुनिक मशीन से करने पर कंद सुरक्षित निकलते हैं, खुरपी व फावड़े से छिल जाते हैं। बीच वाली फसल को ऊपर से पौधे को काट देते हैं तथा कटाई के बाद 1 सप्ताह पूर्व सिंचाई बंद कर देना चाहिए, जिससे कंद का छिलका नरम रहे और आलू खराब ना हो। पिछेती झुलसा रोग की संभावना वाले आलू को अलग कर देना चाहिए। इन्हें बीज के लिए नहीं रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, खबरें खेती के में बस इतना ही। आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मक्का के प्रति क्विंटल भाव इस प्रकार है। बुरहानपुर में न्यूनतम भाव 1235 रहा, वहीं अधिकतम भाव 1330 रुपए रहा।
धार में न्यूनतम भाव 1320 रुपये रहा, वहीं अधिकतम भाव 1320 रुपये रहा। मुल्ताई में न्यूनतम भाव 1200 रहा, वहीं अधिकतम भाव 1230 रुपये रहा। उमरिया में न्यूनतम भाव 1400 रहा, वहीं अधिकतम भाव 1410 रुपये रहा। आइए अब बात करते हैं धान की। इटारसी में धान का न्यूनतम भाव 2700 रुपये रहा, वहीं अधिकतम भाव 2960 रुपये रहा। उदयपुरा में न्यूनतम भाव 2800 रुपये रहा, वहीं अधिकतम भाव 3035 रुपये रहा। जबलपुर में न्यूनतम भाव 1115 रुपये रहा, वहीं अधिकतम भाव 1520 रुपये रहा। सीधी में न्यूनतम भाव 1470 रुपये रहा, वहीं अधिकतम भाव 1471 रुपये रहा। आइए अब बात करते हैं गेहूं की। बैतूल में गेहूं का न्यूनतम भाव 1450 रुपये रहा, वहीं अधिकतम भाव 1701 रुपये रहा। दतिया में न्यूनतम भाव 1570 रुपये रहा, वहीं अधिकतम भाव 1660 रुपये रहा। खरगोन में न्यूनतम भाव 1523 रुपये रहा, वहीं अधिकतम भाव 1688 रुपये रहा। इछावर में न्यूनतम भाव 1400 रुपये रहा, वहीं अधिकतम भाव 1971 रुपये रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, कृषि समाचारों पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कृषि यंत्रों के रखरखाव की। अब देखिए ना, मशीन चाहे कोई भी हो, उसकी देखभाल तो ज़रूरी है ही। वैसे भी ये कृषि यंत्र जो आपके कृषि कार्यों में इतनी मदद करते हैं, उनकी उचित देखभाल भी ज़रूरी है। समय समय पर उनकी ऑयलिंग और ग्रीसिंग करना भी ज़रूरी है। और किस तरह से कृषि यंत्रों का रखरखाव किया जाना चाहिए, आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ SK नाव नवरेजी से। भाइयों, आज हमारे खेतों में फसल लहरा रही है। कुछ समय पश्चात कटाई का समय शुरू हो जाएगा। इस हेतु हमें यह आवश्यक है कि हमारे पास जो उपलब्ध यंत्र है, कृषि यंत्र औजार उपलब्ध है, उसको हम कटाई के लिए तैयार करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कटाई में उपयोग होने वाले यंत्र। इसमें देखा जाए तो प्राचीन या पुराने समय से हम हंसी का उपयोग करते आ रहे हैं। साथियों, जैसा हम जानते हैं कि कटाई एक साथ सभी खेतों में आ जाती है, उस समय मजदूरों की समस्या रहती है। हमें अधिक मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सभी किसान भाइयों के खेत जो है कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि हम उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग करें। हम सबसे पहले बात करते हैं हंसिया की, जो हम पहले से उपयोग करते आ रहे हैं। जो परंपरागत रूप से जो हंसिया है, वो एक सिंपल एक रहता था, जिसमें लेकिन आज तक जो है सेरेटेड मतलब दांतेदार हंसिया आता है। दांतेदार हंसिया की खासियत ये है कि ये उसमें आप जैसा जैसा फसल काटते जाएंगे, वैसे उसकी धार बनती जाएगी तथा हाथों को नुकसान भी नहीं होगा और कम से कम समय में अधिक फसल की कटाई हो सकती है। साथ ही अब उन्नत मशीनों के बारे में बात करते हैं। इसमें फसल कटाई के लिए रीपर होता है। रीपर में कई तरह के रीपर आते हैं। रीपर में वॉकिंग टाइप रीपर कम बाइंडर और ट्रैक्टर से चलने वाले रीपर, फ्रंट रीपर तथा बैक रीपर। और उसके अलावा हम बड़ी मशीनरी की बात करें
तो हम कंबाइन का उपयोग करते हैं। साथ ही जो ये कृषि यंत्र है इसमें समय श्रम काफ़ी बचत होती है, इसलिए इन यंत्रों का उपयोग करना आवश्यक है। ये यंत्रों की तैयारी है तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं रीपर की। रीपर जो हमारे पास उपलब्ध है उसके हम जितने ब्लेड, कटिंग ब्लेड है और नट बोल्ट है, ये टाइट कर ले। जो पार्ट हमको रिप्लेस करने या बदलने हैं उसको बदल ले, उसका पूरा लुब्रिकेशन कर ले, टायरों में हवा चेक कर ले और एक बार उसके चालू करके यह देख ले कि वो कटाई के लिए उपयुक्त है कि नहीं। उसके बाद हम चलते हैं रीपर कम बाइंडर। रीपर कम बाइंडर एक ऐसा यंत्र है कि वो फसल के काटने के साथ साथ उसके पुले भी बनाता है। साथ ही हम जैसा कि जानते हैं कि मजदूरों द्वारा यदि कटाई करते हैं हम तो काट तो देगा लेकिन उसके पुले बांधते हुए एक लाइन से लगा देगा, लेकिन ये जो रीपर कम बाइंडर है इसमें काटने के साथ साथ पुले भी बांधता है। ये रीपर कम बाइंडर 1 घंटे में 1 एकड़ की कटाई तथा बंधाई मतलब उसके पुले भी बांध देगा। इस प्रकार हमें जहाँ 1 एकड़ के लिए कम से कम 8-10 मजदूर कटाई के लिए लगते हैं, वहाँ यह रीपर कम बाइंडर 1 घंटे में कटाई कर देता है। इस तरह से एक दिन में यदि हम चाहे तो 10 एकड़ की कटाई कर सकते हैं। इस तरह आप देखें कि इस यंत्र में आप देखें कि जो रस्सी लगती है तथा ड्राइवर और डीजल का खर्च देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 500 रुपये का खर्च आता है। वही हम देखेंगे मजदूरों के द्वारा करते हैं तो एक मजदूर की जो मजदूरी है औसत 200 से 300 रुपये के हिसाब से यदि लगाया जाए तो 8-10 मजदूरों की कीमत आप देखेंगे मतलब का जो मजदूरी है कम से कम 3000 होगी। इस तरह आप देखेंगे सीधा हमें हमारे एक तो समय की बचत होगी तथा हमारे धन की भी बचत होगी। किसान भाइयों अब दूसरी हम बात करेंगे कंबाइन हार्वेस्टर की। कंबाइन हार्वेस्टर में आप देखेंगे कि जब आपकी फसल पूरी तरह से पक जाए और ऐसी स्थिति में हो कि उसको हम काटें, उसी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि फसल पूरी तरह सूख गई हो और तभी हम और अधिक ना सूखी हो, दोनों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। किसान भाइयों इसके पश्चात हम बात करते हैं जब हमारा कंबाइन चला लेते हैं उसके बाद जो ठूट रह जाते हैं। अब प्रायः यह देखा गया है कि गेहूं की कटाई में यह देखा गया है कि जो ठूट रह जाते हैं उसमें किसान भाई आग लगा देते हैं। किसान भाइयों आग लगाने से हम अपने खेत के साथ साथ अपने पर्यावरण का भी नुकसान करते हैं। खेत में जो हमें मित्र कीट है या मित्र जंतु है उनका विनाश हो जाता है। उसके साथ साथ कई ऐसी आगजनी की घटना होती है जिसे बचा जा सकता है। तो इसके लिए भूसा मशीन होती है, स्ट्रॉ रीपर कहलाता है, जो ट्रैक्टर से चलता है। वो जो डंठल बचे है उसका भूसा बनाता है और शेष जो गेहूं आपके खेत में गिरी हुई बालियां हैं उसको भी उठा लेता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमें जानवरों के लिए भूसा मिल जाता है और उसका हम व्यावसायिक रूप से उपयोग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यदि स्ट्रॉ रीपर या भूसे वाली मशीन का उपयोग करेंगे तो पर्यावरण के साथ साथ हम मित्र कीट और हमारी मिट्टी जो है उसका भी नुकसान होने से बचा पाएंगे। इस तरह किसान भाइयों ये बहुत आवश्यक है कि आज हम उन्नत तकनीक से चाहे फसल की कटाई हो, चाहे गहाई हो, चाहे हमारे खेत को तैयार करना हो या बीज बोना हो, इस तरह हर कार्य के लिए एक मशीन का उपयोग किया जा सकता है। आज बगैर मशीन के खेती असंभव है, क्योंकि हम जब भी देखते हैं कि हमें आवश्यकता होती है उस समय मिलते नहीं, मजदूर नहीं मिलते। अच्छा किसान भाइयों से मैं यही निवेदन करूंगा कि वो अधिक से अधिक उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग करें तथा अपने समय, श्रम तथा लागत की बचत करें। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर।
जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कृषि यंत्रों के रखरखाव के बाद अब बारी है मूंग की खेती की। जी हाँ, मूंग हल्की और सुपाच्य होती है और इसीलिए इसे सर्वोत्तम दाल भी माना गया है। वैसे इसका सेवन आप कभी भी कर सकते हैं, यानी जब आपका स्वास्थ्य खराब हो तब भी, और जब आपका स्वास्थ्य अच्छा हो और कुछ अच्छा खाने का मन हो रहा हो तब भी। कैसे? देखिए, जब आपका स्वास्थ्य खराब हो तो सलाह दी जाती है कि मूंग की दाल खानी चाहिए, और जब आपका स्वास्थ्य अच्छा हो तो आप मूंग की दाल का ही हलवा बनाकर भी इसका लुत्फ उठा सकते हैं। आ गया ना मुंह में पानी? तो आइए जानते हैं ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती किस तरह से की जाए, कौन कौन सी सावधानियां बरती जानी चाहिए। बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ विनोद जाट जी, जो कि कृषि अनुसंधान केंद्र सागर में कृषि वैज्ञानिक हैं। ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती जो है उसमें सबसे पहले उसकी टाइम जो है बोनी का टाइम उसका ध्यान रखना है। ग्रीष्मकालीन मूंग में हम मार्च की शुरुआत से अप्रैल तक इसको बो सकते हैं। उसके लिए अच्छे से पाटा लगा के 2 बार बखरनी करके खेत की तैयारी करें और जो है गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद को अच्छी तरह भूमि में मिला लें और इस प्रकार से खेत की तैयारी करें। उसके बाद जो है बीज की तैयारी करें। ग्रीष्मकालीन बीज को जो है उसमें YMB रोग ज़्यादा आता है, इसलिए आप बीज उपचार जो है उसको आवश्यक तरीके से करें। बीज उपचार में कार्बेंडिज़म प्लस मेनकोजेब और इमेडिक्लोप्रिड दवाई और साथ में राइजोबियम कल्चर जो मूंग का आता है उसके साथ में उसका बीज उपचार करके ही बुआई करना है। ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए जो है बीज दर हमको 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ रखना चाहिए। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन मूंग में हमें कौन कौन सी किस्में बोना है उसका विशेष ध्यान करें। किस्मों के चयन में आपको बहुत सावधानी रखना है, क्योंकि जो है YMB और दूसरे रोग और कीट रोधी किस्में बोने से हमको ज़्यादा लाभ मिल सकता है। गर्मी में बोने के लिए जो सबसे अच्छी किस्में हैं उनमें से PDM 139 जिसको सम्राट बोलते हैं उस जो है वो 60 दिन में पक जाती है और YMB रोधी है और इसमें हमें 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ जो है बीज मिल जाता है। इसके अतिरिक्त जो है हम बन करके बहुत अच्छी किस्म है, ये भी 60 से 65 दिन में पक जाती है और जो है 10 से 12 क्विंटल उपज हमें मिल जाती है। इसके अतिरिक्त जो किस्म है हम 12 उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, यह भी 65 दिन में पक जाती है और जो है YMB या पीला मोजेक रोग रोधी किस्म है, आप इसकी बुआई करें। एक किस्म और अच्छी है पूसा 9531, यह किस्म भी 60 से 65 दिन में पक जाती है और जो है इसकी उपज भी बहुत अच्छी है। इसका दाना भी बड़ा होता है, तो आप जो है इन किस्मों का चयन करें गर्मी में बोने के लिए। गर्मी के मूंग के लिए कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखना है और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखना है, जिससे कि उपज हमें अच्छी मिले। गर्मी में जो है मुख्यतः पीला मोजेक रोग जिसको MYM भी कहते हैं उसका प्रकोप अधिक होता है गर्मी की मूंग में। सफ़ेद मक्खी का के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड एक दवाई है, उसका जो है 0.05% की मात्रा का घोल बना के आप स्प्रे करें, जिससे कि जो है इस कीट की रोकथाम हो सके और जो है इसके द्वारा जो फैलने वाली बीमारी है पीला मोजेक रोग उसकी रोकथाम हो सके। गर्मी में मूंग में सिंचाई अति आवश्यक है। बारिश के मूंग में हमें सिंचाई नहीं करना पड़ती है क्योंकि हमें बारिश के द्वारा पानी मिल जाता है, पर गर्मी में मूंग में कम से कम 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। गर्मी में मूंग बोने के बाद जो पहला पानी है वो 20 से 25 दिन की फसल में हमें देना चाहिए। उसके बाद
प्रत्येक 12 से 15 दिन के बाद एक सिंचाई करना चाहिए, नमी के अनुसार सिंचाई करना चाहिए, जिससे कि भूमि में नमी की कमी ना हो और उसका उत्पादन पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। इस प्रकार से आप जो है इसमें मूंग में सिंचाई दे सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण बहुत आवश्यक है मूंग की फसल में। गर्मी की मूंग में भी खरपतवार बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे खरपतवार के लिए आप फ्लूकोरेलिन दवा बुआई से पहले जो है इसका प्रयोग करें, जिससे कि इसमें खरपतवार नहीं आ सके। इसके अतिरिक्त इमेजिथापर या प्रोपाक्यूजोफॉप जो दवाई है उसकी 1 लीटर मात्रा का प्रयोग 500 लीटर पानी में घोलकर आप 20 दिन की क्रॉप में करें, जिससे कि खरपतवार नहीं होंगे। मूंग की फसल में 45 दिन तक खरपतवार रहित होना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन हमें मिल सके। इस प्रकार से हम खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। और जो है जब यह फसल पक जाए, इसकी फलियां पक जाए, तो जो है इसकी तुड़ाई बहुत आवश्यक है। तुड़ाई के बाद जो है उसको सुखाकर अच्छे से कूटकर और निकाल लें, जिससे कि हमें नुकसान नहीं हो, और समय समय पर कल्चरल प्रैक्टिसेस करते रहें। मूंग के लिए सारी जो है एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, जो शस्य क्रियाएं अगर अच्छे से करते हैं, समय पर बुआई करते हैं, समय पर सिंचाई देते हैं, उचित खाद की मात्रा देते हैं, रोग नियंत्रण करते हैं, तो हम जो है प्रति एकड़ 5 से 6 कुंटल मूंग की भी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई जो है इन बातों का ध्यान रखें, और जिससे मूंग की फसल अच्छी से अच्छी पैदावार मिल जाए। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है, और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम, जिसमें कि हमने जाना कि कृषि यंत्र जो कि खेती में आपकी इतनी मदद करते हैं, उनकी किस तरह से देखभाल की जानी चाहिए, समय समय पर ऑयलिंग और ग्रीसिंग करके, और इसके अलावा भी जो हमारे विशेषज्ञ ने सलाह दी है उस पर आप ज़रूर ही अमल कीजिए। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती के बारे में भी आज हमारे विशेषज्ञ ने हमें बहुत ही बेशकीमती सलाह दी है, जिसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा यदि आप उनकी सलाह पर अमल करेंगे तो। और उसके द्वारा आपको जो सावधानियां उन्होंने बताई हैं उस पर भी आप अमल करिए, और इस तरह से आप ग्रीष्मकालीन मूंग का बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, लेकिन फ़िलहाल मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।